हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर्स के लेक्चर 6 में टार्क को स्टडी करेंगे। टार्क एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की। उसको प्रूफ करेंगे कि जो टार्क होता है उसकी डेफिनेशन क्या है और वो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल कैसे है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स product of magnitude of a force and moment arm is called torque। तो देखें कि टार्क का दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब रोटेशन होता है। मूवमेंट का मतलब एक मूवमेंट का मतलब लम्हा भी होता है, किसी एक ख़ास लम्हे पे एट दैट मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का मतलब एक स्पेलिंग सेम है, लेकिन इस मूवमेंट का मतलब रोटेशन है। तो ये जो मूवमेंट है इसका मतलब रोटेशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की मैग्नीट्यूड उसका प्रोडक्ट एंड द मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। अब यहाँ पे वर्ड मूवमेंट आर्म है कि ये मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर डेफिनेशन को पूरे से अच्छे से समझना है तो हमें मूवमेंट आर्म को डिफाइन करना पड़ेगा कि मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में पता चल रहा है कि जो मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट का मतलब रोटेशन, आर्म। जो रोटेशन होगी उसका जो आर्म होगा, रोटेशन का जो आर्म होगा वो क्या कहलाएगा? वो मूवमेंट आर्म कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि ये एक चीज़ है जिसको मैं रोटेट करवाता हूँ इस पॉइंट के गिर्द, इस फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो ये रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने के नतीजे में जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसका जो मूवमेंट आर्म है, फोर्स लगाने से लेके इस पॉइंट तक का, ये मूवमेंट आर्म है। ये फोर्स लगाई है और जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रही है ये इसका मूवमेंट आर्म है। लेकिन अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊँ सेंटर पे, तो अब यहाँ पे लगाने की वजह से इसका मूवमेंट आर्म छोटा हो गया है, मूवमेंट आर्म कम हो गया है, तो इसकी रोटेशन भी कम हो जाएगी। अगर और फोर्स कम कर दूँ, मतलब ये फोर्स इस तरफ लगा दूँ, तो मूवमेंट आर्म और कम हो जाएगा, रोटेशन और कम हो जाएगी। यहाँ पे पहुँच गए इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट आर्म ज़ीरो है, और मूवमेंट आर्म ज़ीरो है तो अब ये रोटेट नहीं करेगा। तो रोटेशन के लिए ज़रूरी है मूवमेंट आर्म का होना। और यहाँ से एक बात ये भी पता चली है कि फोर्स को अगर उस पॉइंट पे लगा दें जो उसका वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट के गिर्द आप उसको घुमाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक़्त टार्क ज़ीरो हो जाएगा। अगर फोर्स उस पॉइंट में से पास करे, अगर फोर्स उस पॉइंट में से पास करे जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं और उस पॉइंट से वो घूम रही है, जिस पॉइंट से के गिर्द उसने घूमना है वहाँ पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका टार्क ज़ीरो होगा। तो मूवमेंट आर्म नाम से पता चल गया कि मूवमेंट आर्म उसकी रोटेशन का आर्म है। हम इसको डिफाइन करते हैं कि मूवमेंट आर्म असल में जो मूवमेंट आर्म है वो क्या है। मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम, कहाँ से लेके कहाँ तक? फ्रॉम पॉइंट ऑफ, पॉइंट वो वाला पॉइंट जिसके जहाँ पे उसने घूमना है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन कह देते हैं इसको, पिवट भी कहते हैं, पिवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू, कहाँ से लेके कहाँ तक? पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, एक्शन भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
ये मोमेंट आर्म की प्रॉपर डेफिनेशन हुई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। कहाँ से जो वर्ड ज़रूरी हैं वो देख लें, परपेंडिकुलर वर्ड ज़रूरी है, फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन की जगह कह दिया पिवट पॉइंट, टू द एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। इस बात को समझते हैं कि ये क्या होगी। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं इस बात को कि हमारे पास कोई एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी है और हम उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे फिक्स करने की वजह से ये अब रोटेट करेगी तब जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और हम किसी इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लग रही है, ये इसका पिवट पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है उसको अगर मैं ड्रा करूं तो जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको एक्सटेंड कर दें ऊपर की तरफ भी और इससे नीचे की तरफ भी, तो ये सारी कहलाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब बात ये है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो हमने ड्रा कर ली, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये देखना है पिवट पॉइंट कहाँ पे, पिवट पॉइंट जहाँ से उसने घूमना है ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्टेंस लेना है, कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारा मोमेंट आर्म होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे तो ये होगा, ये उसके ऊपर एंगल 90 बनाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको मोमेंट आर्म कहेंगे। किसी और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम किसी एक स्पैनर की मदद से किसी एक नट बोल्ट को ओपन करना चाहते हैं, ये हमारा स्पैनर है, इस स्पैनर को हम इसकी मदद से इसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम फोर्स लगाएंगे इसको इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसने रोटेट करना है। तो फोर्स से लेके इस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसका मोमेंट आर्म कहलाएगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर ना रहे इस डिस्टेंस पे, इस डायरेक्शन में चले जाए, तो फिर लाइन ऑफ एक्शन बनाना है, उस लाइन के साथ इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस बनेगा वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और वही मोमेंट आर्म कहलाएगा। तो मोमेंट आर्म के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन का आपका पता चल गया, जो पिवट पॉइंट है। एक वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं? तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है पिवट पॉइंट, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जिस पॉइंट के बॉडी रोटेट करती है, उस पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लाइन होती है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। तो एक लाइन जो कि हम इसको ड्रा ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन चलें इसको एक इस डायरेक्शन में ऊपर और नीचे ड्रा कर देते हैं और इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मोमेंट आर्म का पता चल गया। मोमेंट आर्म इसमें आया था प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द फोर्स में। तो हमें टार्क की डेफिनेशन पता चल गई, फिर उसमें मोमेंट आर्म आया था, हमने मोमेंट आर्म को समझ लिया। स्पैनर के केस में अगर टार्क लिखें तो टार्क होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स को मल्टीप्लाई करना है, फोर्स की मैग्नीट्यूड को और मोमेंट आर्म को। इसमें मोमेंट आर्म स्पैनर की लेंथ है, जो स्पैनर की लेंथ है यहाँ तक, वही इसका मोमेंट आर्म है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही इसका टार्क है। इस स्पैनर के केस में अब हम इस बात को ज़रा जनरलाइज करते हैं। ये तो स्पैनर के केस में टार्क आ गया। अब हम किसी रिजिड बॉडी के लिए टार्क कंसीडर करते हैं कि रिजिड बॉडी के लिए टार्क क्या होगा। रिजिड बॉडी उसे कहते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो अपने किसी एक पॉइंट के गिर्द घूमे, रोटेट करे, जो पिवट पॉइंट हो उस बॉडी के अंदर मौजूद हो, जैसा कि ये है, उसे रिजिड बॉडी कहेंगे। हम एक ऐसी ही शेप कंसीडर कर लेते हैं
ये कोई इरेगुलर शेप है, इसको इस पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया, ये हमारा पिवट पॉइंट है, और हम यहाँ से इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है, और ये पिवट पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक के वेक्टर को कोई आर वेक्टर कह देते हैं। ये हमने डिफाइन कर लिया कि जो आर वेक्टर है वो पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक है। याद रखें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और अगर इसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर दूं तो वो लाइन जो कहलाएगी वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। तो हमने आर को डिफाइन कर लिया, एफ कर लिया, कह लिया कि इस डायरेक्शन में है। अब आर और एफ के दरमियान में एंगल देखते हैं कि कितना है। आर और एफ के दरमियान में जो एंगल है वो ड्रा करने के लिए हमें आर को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। हमने आर को इस डायरेक्शन में क्यों एक्सटेंड किया? हमने एक्सटेंड इसलिए किया क्योंकि अगर हमने वेक्टर ड्रा करना है तो वेक्टर दो टेल्स के दरमियान में होगा, एक हेड और एक टेल के दरमियान में एंगल नहीं होता। वो एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल नहीं होता। जब भी किसी दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल लेना है तो स्टार्ट करना है दो जगह पे टेल्स होनी चाहिए। तो टेल यहाँ पे कंसिडर करना है कि आर की अगर टेल यहाँ पे हो तो फिर इस डायरेक्शन में होगा आर, और फोर्स की पहली टेल यहाँ पे है। तो अब ये जो एंगल बनेगा इनके दरमियान में, इसको एंगल थीटा कहेंगे, और ये वाला एंगल आर और एफ के दरमियान में एंगल है। इस डेफिनेशन के तहत हमने टार्क मालूम करना है इसका। हमें इसके लिए फिर क्या चाहिए है? मूवमेंट आर्म चाहिए। फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल कि कोई फोर्स एफ है, उसकी मैग्नीट्यूड हमें पता है। तो मूवमेंट आर्म कितना होगा? तो मूवमेंट आर्म के लिए फिर से अप्लाई करें कि मूवमेंट आर्म क्या है? वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से। तो ये पिवट पॉइंट है। तो हम ज़रा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रा कर लेते हैं कि लाइन कौन से वाली है। तो लाइन इससे ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें और इससे नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दी, तो ये है हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब क्या करें? अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन से यहाँ पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, अगर ड्रा करेंगे नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका इस पॉइंट पे आएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये मूवमेंट आर्म कहलाएगा। ये जो लाइन है ये वाली, ये हमारा मूवमेंट आर्म कहलाएगा। अब ये मूवमेंट आर्म कितना होगा ये मालूम करना है। इसके लिए ये राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल को अगर देखें तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। तो थीटा के साथ वाली लेंथ परपेंडिकुलर के साथ कॉस के साथ लिखी जाती है, तो ये आर कॉस थीटा होगी। ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर साथ में, हाइपोटेनियस साथ में आएगा। आर इसका हाइपोटेनियस है, 90 के सामने आर है, आर हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का। तो हाइपोटेनियस एंड बेस की लेंथ लिखनी है, तो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और अगर मुझे ज़रूरत पड़े थीटा के सामने वाली लेंथ, वो किसके साथ होगी? ये होगी आर साइन थीटा के इक्वल होगी। ये एंगल थीटा नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे ये एंगल थीटा नहीं होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा जो होगा वो इसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आर वेक्टर यहाँ पे है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। और जब 90 माइनस थीटा लिख दिया जाए, ये दरमियान वाला, ये जो हमने पहले थीटा जिसको कहा, ये 90 माइनस थीटा है। इस दोनों एंगल्स को देखें, ये सेम लाइन है, ये फोर्स की लाइन, ये परपेंडिकुलर, तो एंगल थीटा ऊपर वाला होगा, नीचे वाला 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा हो तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ आर साइन थीटा के साथ लिखी जाएगी, और ये वाली लेंथ आर कॉस थीटा के साथ लिखी जाएगी, ये वाली, क्योंकि एंगल ऊपर वाला है, ये 90 माइनस थीटा एंगल है। और या फिर आप कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है। तो थीटा के साथ वाली लेंथ आर कॉस थीटा है, और ये वाली लेंथ आर साइन थीटा है। थीटा के सामने वाली लेंथ आर साइन थीटा है। तो हमारा जो मूवमेंट आर्म आया है वो आर साइन थीटा आया है।
अब मैं अगर टार्क लिखूं तो टार्क इक्वल होगा किस किस के, फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म कितना आया है इसका, r sin थीटा आया है। इनको इस तरीके से लिख लें, टार्क इज इक्वल टू r f sin थीटा। r को पहले क्यों लिखा, उसकी वजह यह है कि वेक्टर r इस तरफ है तो एंगल हमारा r से शुरू हो रहा है, r से शुरू हो रहा है f की तरफ जा रहा है, तो इसको पहले लिख दिया। क्योंकि अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको लिखेंगे r वेक्टर f मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। कौन से वाली प्लेन, जिसमें r और f दोनों आएंगे। r और f किस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डायरेक्शन होगी टार्क की अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। n यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं n यूनिट वेक्टर को। क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन है, तो नॉर्मल टू प्लेन जो होता है वो इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हमने यहाँ पे कहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। नॉर्मल टू द प्लेन यहाँ पे हमारे इस वाली फिगर में टार्क के आर्टिकल में नॉर्मल टू द प्लेन जो होता है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। टार्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ लिख दिया। अगर मैं इन दोनों की जगह बदल दूं आर और एफ की, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एक माइनस का फर्क आ जाएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। टार्क की डायरेक्शन हमने देख ली कि टार्क की डायरेक्शन ये है, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके टार्क के यूनिट्स क्या होंगे, टार्क के यूनिट्स, अगर हमने टार्क के यूनिट देखने हैं तो आर और एफ, आर के मीटर्स हैं, एफ के न्यूटन हैं, तो ये न्यूटन मीटर इसके यूनिट्स हैं। और सेम वही यूनिट्स हैं जो कि वर्क के होते हैं, एफ डी के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होता है न्यूटन मीटर, और यहाँ पे भी न्यूटन मीटर आता है। अब ये हमने आर को एक तरह के आर के दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक आर साइन थीटा है और एक आर कॉस थीटा है। तो हमने आर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके जस्ट आर साइन थीटा को यूज़ किया है, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, ये वाला यूज़ नहीं होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो डेफिनेशन में भी है कि मोमेंट आर्म वही है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स पे। अब एक और तरीके से यही आंसर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, रिजिड बॉडी ही कंसिडर करते हैं दोबारा से। ये एक वही सेम रिजिड बॉडी कह लें, ये हमारा पिवट पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगानी है, फोर्स की डायरेक्शन को ये है, और पिवट पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस वेक्टर आर वेक्टर है, और हम अगर इसको एक्सटेंड कर दें इसी डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा होगा, आर और एफ के दरमियान में एंगल थीटा होगा। पहले हमने आर को एक तरह से स्प्लिट किया है, अब हम स्प्लिट करेंगे या कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे फोर्स के। तो फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं आर के अलाउंग, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो कि आर के ऊपर आएगा, आर की डायरेक्शन पे आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट एक और एक ये कंपोनेंट, तो फोर्स के दो कंपोनेंट कहलाएंगे। ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा एफ साइन थीटा। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक आर के अलाउंग और एक आर पे परपेंडिकुलर। तो आर पे परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा। अब हम लिखेंगे कि जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा की जो फोर्स है वो कहाँ से पास कर रही है, एफ कॉस थीटा की फोर्स इस पिवट पॉइंट में से पास कर रही है। और अगर हम किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दें और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं या इसे दूसरी तरफ फोर्स लगाएं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट नहीं करता। तो रोटेट अगर नहीं करता तो इसका मतलब है इसका टार्क ज़ीरो होगा अगर फोर्स इसके पिवट पॉइंट में से पास कर जाए। तो आर एफ कॉस थीटा जो फोर्स है ये पिवट पॉइंट में से पास करती है, तो इसकी वजह से जो टार्क होगा वो ज़ीरो होगा। सिर्फ टार्क किसकी वजह से बचेगा, एफ साइन थीटा की वजह से टार्क नॉन ज़ीरो होगा, इसकी वजह से टार्क नॉन ज़ीरो होगा। और कितना होगा, टार्क विल बी इक्वल टू आर एंड मल्टीप्लाई बाय एफ साइन थीटा। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एन यूनिट वेक्टर और इधर एक वेक्टर, तो इसको लिखेंगे आर क्रॉस एफ। फिर से ये टार्क इक्वल आया अगर हम फोर्स के भी कंपोनेंट्स ड्रा करें तब भी।
अब ये टार्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। टार्क की असल डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन में जब टार्क की डायरेक्शन है तो बॉडी रोटेट कैसे कर रही है, तो बॉडी अगर रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे जो टार्क की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द प्लेन या इनटू ऑफ द प्लेन आएगी। तो आउट ऑफ द प्लेन अगर पॉजिटिव कहेंगे तो इनटू द प्लेन को हम नेगेटिव कहेंगे। तो फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अपने राइट हैंड फिंगर्स देखें तो अपनी फिंगर्स को देखेंगे तो आपकी फिंगर्स जो रोटेट कर रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो थंब आउटवर्ड है, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहते हैं। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, टार्क की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। और अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। तो एंगल पे भी डिपेंड करता है कि साइन का एंगल जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये कब मैक्सिमम होगा और कब ये वैल्यू मिनिमम होगी। अब लास्ट पे देखते हैं कि टार्क वही बिहेवियर रखता है जो फोर्स रखती है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। कि क्या फ़र्क है कि दोनों की रजीम चेंज है। फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएं, फोर्स लगाने से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फोर्स लगाने से और फोर्स भी हम कहाँ पे लगा रहे हैं कि वो रोटेट ना करे। हमने एक ऐसे पॉइंट पे लगाई है कि वो रोटेट ना करे, तो रोटेट ना करने से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो इस पॉइंट पे रोटेट कर सकता है, हम फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाएं तो इसकी केस में ये रोटेट करेगा। तो रोटेट करने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब ये कि हमने इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई की, हमने इसके ऊपर टार्क अप्लाई किया है। तो टार्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन। वही फोर्स जब उसके सेंटर पे लगेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वही फोर्स अगर उसके सेंटर ऑफ एक्सिस पे अप्लाई नहीं हो रही, किसी और पॉइंट पे हो रही है जिसकी वजह से वो रोटेट कर सकता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोनों सेम बिहेव करते हैं। फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और टार्क से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टार्क है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है तो रोटेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्मली है, तो टार्क उसका ज़ीरो होगा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए तो फिर फोर्स भी ज़ीरो होती है, उसके ऊपर नेट लगने वाली फोर्स जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एनालॉगस हैं, टार्क एंड फोर्स दोनों एनालॉगस हैं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन रजीम डिफरेंट है। एक लीनियर मोशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है और वही रोल लीनियर के अंदर वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो रोटेशन के अंदर भी वो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है टार्क। तो दोनों सेम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।